आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। और अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करती है। उत्प्रेरक कुछ धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं और कुछ ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वे अभिक्रिया की वेग में वृद्धि करते हैं, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वे अभिक्रिया की वेग को कम कर देते हैं। इसके लिए हमने एक वक्र खींचा है जिसमें हमने एक्स एक्सिस में वेग, अभिक्रिया का वेग, और वाई एक्सिस में ऊर्जा ले रखी है। अभिकारक पहले किस में बदलेगा? उत्तेजित अवस्था में जाएगा और उसके बाद फिर उत्पाद में परिवर्तित होगा। जब अभिक्रिया में बिना उत्प्रेरक के हम अभिक्रिया को संपन्न करते हैं तो उसका ग्राफ हमने डार्क लाइन से खींचा है, जिसकी संक्रियण ऊर्जा EA को हमने दर्शा रखा है। उसके ऊपर लिखा है उत्प्रेरक के बिना। जब अभिक्रिया बिना उत्प्रेरक के संपन्न होती है तो उस समय उसकी संकीर्ण ऊर्जा का मान अधिक होता है, और जब हम अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक पदार्थ मिलाते हैं तो उस समय उसकी संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है और अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। इसके लिए हमने डॉट डॉट लाइन से दर्शा रखा है, जिसमें उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उसके लिए EA संकीर्ण ऊर्जा का मान कम है दूसरी की अपेक्षा। एक, बिना उत्प्रेरक के द्वारा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, उसके लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान ज़्यादा है। और दूसरा, जब हम उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो उसके लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है और अभिक्रिया तीव्रता से संपन्न होती है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड जो है अपघटन होने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। अगर हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक मिलाते हैं तो यह अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है और इसमें ऑक्सीजन भी अधिक बनता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो टाउर्ज और लुईस ने 1960 से 80 के मध्य किया था, और यह सिद्धांत मूलतः गैसों की गतिज ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु दिए। उन्होंने पहला बिंदु दिया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु प्रभावी और अप्रभावी टक्कर प्रदर्शित करते हैं। जब कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें अभिकारक होते हैं और जो फिर उत्पाद बनाते हैं। तो इस अभिकारक में जितने भी अणु हैं, कुछ अणु प्रभावी और अप्रभावी टक्कर प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है, प्रभावी टक्कर वाले क्रियाकारक अणु उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि अप्रभावी टक्कर वाले क्रियाकारक अणु के ताप में वृद्धि करके अभिक्रिया के वेग में वृद्धि की जाती है। जो प्रभावी टक्कर वाले अणु हैं वे उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ अणु ऐसे हैं जो अप्रभावी टक्कर वाले हैं। अप्रभावी टक्कर वाले उनकी एनर्जी कम होती है। जब हम उनको अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं तो उनकी ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा के बराबर हो जाती है।
उस स्थिति में अप्रभावी टक्कर वाले जो अणु होते हैं वे भी उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे उस अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। यदि हम प्रभावी और अप्रभावी टक्करों को विन्यास के आधार पर देखते हैं तो उसके लिए पहला एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में इन दोनों की अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। जब हाइड्रोजन का अणु प्लस आयोडीन का अणु प्रभावी टक्कर वाले होते हैं तो ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ और आयोडीन हाइड्रोजन के साथ आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिससे उत्तेजित अवस्था में जाते हैं। इस अवस्था में इनकी एनर्जी सर्वाधिक होती है और यह अवस्था जो है अस्थायी होती है और पुनः टूटने के बाद उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यही अवस्था अगर अप्रभावी के लिए होती तो उसमें हाइड्रोजन के अणु प्लस आयोडीन के अणु अप्रभावी मीन्स उनकी एनर्जी कम है, वे आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं कर सकते, उनकी एनर्जी इतनी कम है। जब वो आपस में अभिक्रिया ही नहीं करेंगे तो कोई उत्पाद नहीं बनेगा, जिसको हम और दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, मैथिल ब्रोमाइड में हाइड्रोक्साइड आयन की अभिक्रिया करने पर मेथेनॉल प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया देखिए, मैथिल ब्रोमाइड की संरचना बना रखी है मैंने, सी एक ऊपर की ओर हाइड्रोजन, दो नीचे की ओर हाइड्रोजन और एक Br। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की अभिक्रिया OH माइनस आयन की अभिक्रिया करेंगे तो OH जो होता है उसमें माइनस चार्ज होता है और ऋणात्मक आयन होता है, Br जो है ये भी ऋणात्मक आयन होता है। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन में अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ Br इसी साइड से जुड़ा हुआ है, तो जब दोनों समान आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत आवेश क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, लेकिन समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। जब ये प्रतिकर्षण करेंगे तो इन दोनों की आपस में क्या होगी, मैथिल ब्रोमाइड की हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तो ये अप्रभावी का उदाहरण है, कोई उत्पाद नहीं बनेगा। लेकिन जब अणु प्रभावी होंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन उस तरफ से कार्बन में अटैक करेगा जिसके विपरीत साइड में ब्रोमाइड Br जुड़ा हुआ है, क्योंकि Br भी माइनस का है और OH भी माइनस का है, तो ये समान एक ही तरफ से अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों माइनस होंगे तो प्रतिकर्षण करेंगे। इसलिए क्या होता है, विपरीत साइड से अटैक करता है। अटैक करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके बाद वो अस्थायी कॉम्प्लेक्स टूटने के बाद उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, मेथेनॉल प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट है, टक्कर सिद्धांत का निरूपण आर्हेनियस सिद्धांत के समान किया जाता है। जैसे आर्हेनियस सिद्धांत था K = A e⁻⁻ तो यहाँ पर A है, इसको हमने क्या ले लिया, Z ले लिया टक्कर सिद्धांत के लिए, तो K = Z e⁻⁻ Z अब यहाँ पर क्या है, Z अब यहाँ पर हो गया टक्कर आवृत्ति। अब टक्कर आवृत्ति किसे कहेंगे, पांचवा पॉइंट है, प्रति सेकंड टकराने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या टक्कर आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड में ना, एक सेकंड में क्रियाकारक के जितने अणु आपस में टकराएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, टक्कर आवृत्ति कहेंगे। छठा पॉइंट है, टक्कर आवृत्ति की कमी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्रियाकारक अणु को ठोस गोला माना जाता है। टक्कर सिद्धांत के आधार पर क्या, प्रत्येक क्रियाकारक अणु हैं, जितने भी अणु हों उनको एक गोला माना जाता है, जिससे प्रत्येक क्रियाकारक अणु के अभिविन्यास को प्रदर्शित करना संभव नहीं होता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, प्रभावी के लिए अलग और अप्रभावी के लिए अलग अलग बनाए रखे थे, तो हम एक साथ इन सबको दर्शाना संभव नहीं होता है। इसके लिए पुनः
टक्कर सिद्धांत की कमी को आधुनिक टक्कर सिद्धांत के द्वारा पूर्ण किया जाता है, जिसमें हम एक प्रायिकता गुणांक लेते हैं। जब हम प्रायिकता गुणांक लेंगे तो हम इसमें एक p अतिरिक्त जोड़ देते हैं, k इक्वल पी जेड ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ हमने p अतिरिक्त जोड़ा। इस p को संभावना कारक या प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। थैंक यू।